नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हम जो विश्लेषण करते हैं वो पूरा साइंटिफिक विश्लेषण कुंडलियों का करते हैं। हमने प्रॉपर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही एनालिसिस करना शुरू किया है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ पूरी ठीक है, टाइम ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ ठीक है, लैटिट्यूड ठीक है, लॉन्गिट्यूड ठीक है, तो इन सब बातों का सबसे पहले प्लेस ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ का और उसकी जन्म स्थान का वो पूरा ध्यान रखा जाता है और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का पूरा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद ही उसका बर्थ टाइम ले करके हम कुंडली जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाते हैं। ये प्रास्टर लाइट सॉफ्टवेयर के ऊपर हम जो कुंडली बनाते हैं फिर उसका पूरा साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करते हैं। तो इसमें गलती होने की संभावना जो है वो बहुत कम होती है। परंतु आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो कुंडली का एनालिसिस हम करते हैं जब इंसान इस जन्म में आता है, अर्थात उसका जो पूर्व जन्मों का जो इस जन्म में वो प्रविष्ट हुआ वो किस तरीके से उस टाइम हमारे ब्रह्मांड में किस प्रकार के ग्रहों की स्थिति थी, जिस ग्रहों की स्थिति के ऊपर एनालाइज किया जाता है। कुंडली का प्रभाव जब हम बताते हैं तो ये चेंज भी हो सकता है क्योंकि कर्मों के ऊपर बहुत चीज़ डिपेंड करती है। 75% चीज़ें जो हैं वो कुंडली के कर्मों के ऊपर चेंज हो जाती हैं। अदरवाइज़ कुंडली के कर्मों के जैसे जो ये दिया हुआ है इसके विधान के हिसाब से ही चलता है। इंसान अगर अच्छा कर्म करना शुरू कर देता है, उच्च कर्म करना शुरू कर देता है और समाज के युक्त मतलब जो कल्याण के समाज के कल्याण के लिए कर्म करना शुरू कर देता है तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो है इस कुंडली के व्यवहार जो है वो चेंज हो जाते हैं। आइए आज हम एक बहुत ही अच्छी कुंडली के ऊपर विवेचना करने जा रहे हैं जिसका लगन जो है वो मीन लगन है। मीन लगन अर्थात 12 नंबर की राशि जहाँ पे विराजमान है तो इस लगन को हम मीन लगन का मीन लगन कहते हैं। अब मीन लगन का जो देखिए लगन में जो केतु विराजमान है, अब केतु की व्याख्या तो हम बाद में करते हैं परंतु पहले इस लगन की व्याख्या कर लेते हैं कि इस लगन का स्वामी लगन कितना प्रभावशाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कुंडली में यही होती है कि आपका लगन कितना प्रभावशाली है और लगन का स्वामी जो है वो किस घर में बैठा है। मीन लगन है और मीन लगन का स्वामी कितनी डिग्री का होके उच्च का होके बैठा है या आपका वो नीच का होके बैठा है या कुंडली में त्रिकोण में बैठा है या किस में बैठा हो। तो इस कुंडली का जो लगन है वो बहुत उच्च है, 14.13 डिग्री का लगन है जो उच्च का लगन माना जाता है। उच्च का लगन माना जाता है। अब उच्च के लगन का स्वामी जो है वो गुरु जो है वो माता के स्थान में अर्थात घर के स्थान में अर्थात बुध के घर में जाके विराजमान हो गया है जिसकी डिग्री 3 है। जब भी केंद्र मतलब प्रथम भाव का मालिक केंद्र में ही विराजमान हो जाए तो इस जो कुंडली को है वो अच्छा माना जाता है। तो ये कुंडली एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध लड़की की कुंडली है जिसके बारे में हम विवेचना करने जा रहे हैं। तो ये जब केतु है इसके बारे में थोड़ा सा ये चीज़ है कि ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जब भी केतु यहाँ पे विराजमान होता है, केंद्र में विराजमान होता है, 12 नंबर में केतु विराजमान है, तो ऐसे व्यक्तियों का ध्यान जो है पूजा पाठ की तरफ लगेगा, पूजा पाठ की तरफ अग्रसर रहेंगे। अर्थात इनका जो पूर्व जन्म जहाँ से भी ये घर से शादी करके आए हैं वहाँ से भी घर में अच्छा पूजा पाठ होता होगा और ये इनका जो धार्मिक के प्रति जो है रुझान जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो केतु इस भाव में होने के कारण सर्वप्रथम ये चीज़ तो क्लियर है कि ये अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते होंगे। इनको अपने जीवन साथी से ही सलाह लेके कोई काम करना चाहिए। जो भी काम करें अर्थात मान लेते हैं कोई घर में कोई रेनोवेशन करनी है, घर में कोई किचन का सामान करना है, कोई चेंजेस करनी है तो अपने पति की अगर सहायता लेंगे तो वो काम बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इसका मतलब ये है जब राहु और केतु केंद्र में विराजमान होते हैं, जब केंद्र में पाप ग्रह विराजमान होते हैं तो उच्च का फल प्रदान करते हैं। परंतु उच्च का फल तभी प्रदान करते हैं क्योंकि केतु का जो है वो सिर नहीं है, ये नेक है उसका नेक नहीं है, उसका नीचे का धड़ है। और राहु जो अब यहाँ पे विराजमान हो गया है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जीवन साथी है वो ही आपकी लाइफ का टीम लीडर होगा। जो मार्गदर्शन वो देगा आपको उसी मार्गदर्शन के ऊपर चलना है। तो जब भी आप मार्गदर्शन के साथ कोई भी काम करेंगे तो वो बहुत बढ़िया होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी। ऐसे व्यक्ति का मान प्रतिष्ठा सम्मान और दिल से ऐसा इंसान कभी भी बुरा नहीं होता है क्योंकि बृहस्पति जो केंद्र का है वो केंद्र में ही विराजमान है। अर्थात इसको राजयोग भी कहते हैं। केंद्र का बृहस्पति केंद्र में विराजमान अगर यहाँ विराजमान नहीं हुआ परंतु केंद्र में माता के घर में और अपने घर में विराजमान हो गया
तो अब इस भाव का तो मैंने आपको विवेचना कर दी। दिल से बुरा नहीं होगा, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, और ऐसा व्यक्ति लाखों में एक माना जाता है, ऐसा जातक जो है लाखों में एक माना जाता है। अब इसका दूसरा जो है वो ये देखिए, दूसरे भाव जो है वो इसके मतलब खान पान से संबंधित, आय से संबंधित, खान पान से संबंधित, आय से संबंधित, अर्थात ये भाव रिक्त है। इस भाव में कोई भी चीज़ विराजमान नहीं है, इस भाव में कोई भी चीज़ विराजमान है, रिक्त है। खान पान का स्थान पुराने जो हमारे नॉलेज है, जैसे बचपन का नॉलेज है उसका संबंधित, तथा पैसे धन से संबंधित। तो इस घर का मालिक मेष का जो कर्क राशि में यहाँ पे कर्क राशि चंद्रमा के घर में मित्र के घर में विराजमान हो गया है। तो एक घर खाली होने के कारण, रिक्त होने के कारण, इस घर के ऊपर एक 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि यहाँ इस घर की 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि यहाँ 8 9 नौवीं दृष्टि है। बृहस्पति की यहाँ पे कोई दृष्टि नहीं है। बृहस्पति की कोई दृष्टि नहीं होने के कारण ये इस भाव में से जातक जो है वो अपने पति से ही जो इसकी, क्योंकि मंगल बताता है इसकी विद्या अच्छी होगी, चंद्रमा के घर में मंगल है, पर विद्या जो है वो घर के कामकाज में ही यूज होगी, अर्थात खान पान में ही यूज होगी। ये जो व्यक्ति है वो घर में अच्छे नौकर, इसका जब नौकर चाकर की बात आएगी तो मैं यहाँ पे नीचे आके बात करूँगा, परंतु इस घर का जो मालिक है या जो इस घर के जिसके व्यक्ति की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो अपने पति से ही की आय के ऊपर निर्भर रहेगा, अर्थात अपना जो काम है वो घर बार का ही काम करेगा, अर्थात इसको कोई गवर्नमेंट से आय नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी। परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मंगल होने के कारण ये जातक जो है वो किसी गवर्नमेंट संस्थान से संबंधित कुछ ना कुछ जो है वो आय प्राप्त कर सकता है, फ्यूचर में कोई ना कोई प्राप्त कर सकता है, परंतु ये ज़्यादा लगता नहीं है मुझे कि ऐसा होगा, क्योंकि मंगल विद्या के स्थान में। अब एक चीज़ जो है वो विद्या जो है वो इसकी काम जरूर आएगी, क्योंकि मंगल यहाँ पे विराजमान है, ये विद्या का मालिक है, विद्या काम जरूर आएगी, चाहे नाम के लिए काम आए, किसी चीज़ के लिए काम आए, परंतु उससे जो पैशन, जो उसको क्या कहते हैं कि पराक्रम है वो बढ़ता है। इसके कारण ये विद्या जो है पराक्रम में भी आपकी काम आवे। अब तीसरा भाव जो है यह पराक्रम का आता है। अब पराक्रम भाव में वृष राशि अर्थात शुक्र घर में विराजमान है। अब शुक्र जो है वो जा करके यहाँ पे लाभ भाव में विराजमान हो गया। तो ऐसे व्यक्ति ऐसे होते हैं, ऐसे जातक ऐसे होते हैं, जब जब इनको लाभ होगा तब तब इनका पराक्रम जागृत होगा, जब जब लाभ होगा तब तब पराक्रम जागृत होगा। अर्थात लाभ से दो चीज़ें हो सकती है, लाभ से पराक्रम से लाभ होगा या लाभ से पराक्रम होगा, दोनों चीज़ें रेसिप्रोकल है। अगर लाभ होगा तब भी पराक्रम होगा, अगर इनका पराक्रम उच्च हुआ तब भी लाभ होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे जाके विराजमान हो गया है। वृष राशि का शुक्र जो है वो शनि के घर में विराजमान हो गया है, तो मित्र के घर में विराजमान है, 20 डिग्री का विराजमान है, तो अच्छा है माना गया है। इनको छोटे भाई बहनों से भी अच्छा रिलेशन रहेगा, अपने छोटे भाई बहनों से अच्छा रिलेशन रहेगा, बाकी लोगों से भी अच्छा रिलेशन रहेगा। पराक्रम जो है वो इनका जो है वो अपने ये ऐसा दिख रहा है मुझे, यहाँ पराक्रम जो है लाभ भाव में विराजमान हो गया। तो शुक्र और बृहस्पति जो है पति और पत्नी का संबंध बताते हैं, तो पराक्रम जो है वो पति से संबंधित जो है वो पराक्रम होगा। अगर पति का पराक्रम होगा तो इनका भी पराक्रम बढ़ेगा, ये भाव ये दर्शाता है। अब इस भाव पे आते हैं। ये भाव बहुत अच्छा भाव है, क्योंकि केंद्र का मालिक केंद्र में विराजमान है। गुरु ने इनकी कुंडली को 4 चांद लगा दिए। नंबर 1, एक तो इनका घर बहुत ही भव्य सुंदर होगा। जो घर और भवन इनका सुंदर होगा वो इस जातक की वजह से होगा। इस जातक को बहुत विशाल घर मिलेगा। एक घर नहीं, मतलब 2-3 घर भी हो सकते हैं। घर का मतलब एक घर होगा, एक फ्लैट हो सकता है या दूसरी बिल्डिंग हो सकती है। जब बृहस्पति देता है तो बहुत ज़्यादा देता है। बुध के घर में बृहस्पति बैठा है, ये बहुत अच्छा तो नहीं माना जा सकता बुध के घर में अगर अपनी राशि, परंतु ये केंद्र का मालिक केंद्र विराजमान होने के कारण ये बहुत अच्छा लगन का स्वामी बैठा हुआ है, तो इस कारण से इसका घर बहुत सुंदर होगा। माता के साथ इसके रिलेशन अच्छे रहेंगे, अपने धन संपदा अच्छी रहेगी, गाड़ियाँ अच्छी रहेंगी, बड़ी ही गाड़ियाँ देगा बृहस्पति। तो कलर सेलेक्ट करते समय बृहस्पति से रिलेटेड थोड़ा सा कलर का जो आप ध्यान रखेंगे तो बृहस्पति, और पूजा पाठ में आप संलग्न रहेंगे तो बृहस्पति इस 1 2 3 4 पत्नी स्था इस 1 2 3 4 5 इस भाव को देख रहा है, 5 6 और 7,
आय के भाव को भी देख रहा है, अर्थात नहीं कर्म स्थान के भाव को भी देख रहा है। तो आपका कर्म भी उच्च रहेगा, आप कर्म भी पूजा पाठ संबंधित करेंगे, कोई नीच कर्म जिंदगी में नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा कर्म होगा जो भगवान से आप अपना, मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो किया हुआ कर्म है वो मन से भगवान को अर्पण करते हैं। इस बृहस्पति की दृष्टि अमृत बरसाती है, इस दृष्टि इस खाने पे भी अमृत बरसाती है। चंद्रमा जो है वो चंद्रमा जो है आपका इस मतलब अष्टम स्थान में है, यहाँ चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है। इस चंद्रमा के कारण जब मैं यहाँ आऊँगा तो आपको बताऊँगा, परंतु मेन कारण ये है कि जो इंसान उसका मन संतुष्ट नहीं रहता, उसके मन में किच किच चलती रहती है, क्योंकि 8वें स्थान का चंद्रमा जो है चाहे वृष राशि में है, शुक्र के घर में तुला राशि में है, परंतु फिर भी यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता है। तो जो माइंड में थिंकिंग है वो 20 डिग्री का चंद्रमा उच्च का है। आपकी माता के साथ तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, खाना भी आप अच्छा बनाते होंगे, परंतु वो सारा जब जो किया कराया है, जो आपके अंदर सोच आती है वो एक खड्डे में घुस जाती है। उसका रीज़न ये है कि ये इसको कुआं कहते हैं कि जो भी आपकी सोच आएगी वो आप उस सोच को फ्लोरिश नहीं कर पाते हैं। जो आपके अंदर सोच आएगी परंतु वो एक खड्डे में, एक कुएं में, एक अंधकुएं में चली जाती है। अर्थात वो कोई चाहे नेगेटिव विचार हो चाहे पॉजिटिव विचार हो, इसका दोनों का फ़ायदा भी है कि नेगेटिव विचार भी चले जाते हैं, पॉजिटिव विचार भी कुएं में चले जाते हैं। इस घर को हम कुआं कहते हैं और ये रहस्यों का भाव भी है। तो मैंने इस घर के ऊपर दृष्टि बरसाई, मैंने नहीं, गुरु ने इस घर के ऊपर दृष्टि बरसाई है, जिसके कारण आपकी आयु दीर्घ होगी, आपको सब कुछ अच्छा रहेगा। गुरु ने जो इस घर के जो खराब फल थे उनको ठीक करे। जब गुरु की दृष्टि जहाँ पे पड़ जाती है तो वो खराब घरों के जो फल होता है उसको भी ठीक कर देता है। अब आते हैं इस पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा जो है वो जा करके अष्टम में विराजमान हो गया, परंतु इस घर में ये इस दूसरे भाव का जो मालिक है वो यहाँ पे विराजमान हो गया। 4 डिग्री का पुष्य नक्षत्र का, अच्छे नक्षत्र का है, परंतु मंगल जो है वो विद्या अच्छी देता है, लॉ संबंधी विद्या देता है। अर्थात या तो आप डॉक्टर बन सकते हैं या आप मतलब डॉक्टर, जज, वकील, इस तरीके के प्रोफेशन से आप लोग जुड़े हो सकते हैं। ये मंगल जो है वक्री होने के कारण पिछले भाव का भी फल देता है। तो यहाँ मंगल जो है वो पिछले भाव का फल देने के कारण भी आपका विद्या जो है वो अच्छी होगी। आप लॉ से रिलेटेड विद्या ग्रहण करेंगे या कोई पुलिस से रिलेटेड विद्या ग्रहण करेंगे, जज से रिलेटेड विद्या ग्रहण करेंगे या डॉक्टर संबंधी जो है वो कोई कार्य कर सकते हैं। हो सकता है कि बचपन में आपको डॉक्टर बनने का शौक भी रहा होगा। अब इस भाव पे आते हैं। इस भाव में सूर्य के राशि में शनि विराजमान है, अर्थात 6ठे भाव में सूर्य की राशि विराजमान है। ये जो सूर्य की राशि विराजमान होने के कारण शनि विराजमान है, तो शनि इस घर में तो अच्छा माना जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर पाप ग्रह केंद्र में विराजमान होते हैं तो अच्छे माने जाते हैं, पाप ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं। मेरी पत्नी की कुंडली में भी पाप ग्रह जो हैं वो केंद्र में ही हैं। तो ये पाप ग्रह यहाँ पे इसकी जब चर्चा करता हूँ तो आगे आता हूँ, परंतु शनि यहाँ पे अच्छा माना जाता है। शनि बकरी होकर यहाँ पे विराजमान है, तो शनि पिछले घर का भी फल देगा। और सूर्य के घर में सिंह राशि में जो शनि है वो विराजमान है, तो सिंह राशि में शनि जो है वो शत्रुओं का संहार करेगा और शत्रुओं का संहार करने के साथ आपका कोई लोन नहीं होने देगा। आपका सार्वजनिक रूप में जो है अच्छा फल देगा, आपके अच्छे नौकर चाकर होंगे, आपका ये जो है वो अच्छा फल देगा। मतलब शत्रुओं को घर में जो नौकर चाकर होंगे वो भी अच्छे से आपके साथ व्यवहार करेंगे। शत्रुतापूर्ण कोई चीज़ नहीं रख सकते, क्योंकि शनि जो है वो हर एक की शत्रुता को ख़त्म कर देता है। तो शनि इस भाव में जो है ठीक माना जाता है। बेशक अपने पिता के साथ इसकी बनती नहीं है, परंतु शनि इस भाव में अच्छा माना जाता है। अब राहु की बात आते हैं। कन्या राशि में राहु तो बैठा उच्च राशि में, परंतु फिर भी ये थोड़ा सा विवाह में व्यवधान उत्पन्न करता ही करता है, मानसिक व्यवधान उत्पन्न करता ही करता है, परंतु ये तब करेगा जब आपकी कुंडली में राहु की दशा आएगी। मैं देखूंगा कि राहु की कुंडली की दशा कब आएगी, परंतु कन्या राशि में जो राहु है वो अच्छा माना जाता है। परंतु फिर भी इस राहु का उपाय हमारे को कर लेना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ ये तंगी देता है, मेंटल टेंशन देगा, कुछ ना कुछ करेगा। आप वो किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे जातक को किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में हमेशा धोखा हो सकता है। ये पार्टनरशिप का अर्थात शादी का ये घर माना जाता है। कन्या राशि है, पति आपको अच्छा मिला हुआ, बुध के राशि का पति मिला हुआ जिसकी वाणी सौम्य होगी। और ये राहु जो है वो थोड़ा सा आपको परेशान करता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा के ऊपर केंद्रम दोस्तों नहीं लग रहा है। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपका 5वें का मालिक विपरीत राजयोग तो आपकी कुंडली में नहीं है, परंतु यही योग आपकी कुंडली में बनता है।
अब चंद्रमा जो है इस घर में ठीक नहीं माना जाता है, तो आप चंद्रमा से रिलेटेड दान जरूर करें। चंद्रमा से रिलेटेड सफ़ेद वस्तु का दान करें, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भोले शंकर जी को प्रसन्न करें। जितना आप भोले शंकर जी को प्रसन्न करेंगे, आप ये बात नोट कर लीजिए, अगर मानसिक शांति आप अपने जीवन में चाहते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, परंतु मानसिक शांति जो है वो आपका मन भ्रमित जरूर रहेगा, वो इस चंद्रमा के कारण रहेगा। पूर्णमासी का व्रत करना शुरू करें, भगवान सत्यनारायण की कथा करवाएं, और ये जो है वो महामृत्युंजय खुद जाप करें। जाप आपने खुद करना, महामृत्युंजय का जाप कर लें, और भोले शंकर के बीच में जहाँ भी आपको मिलता है, सोमवार के दिन अगर कहीं शिवालय दूर है तो सोमवार के दिन जल चढ़ाएं, या अपने घर में वो पारे वाला पार्षद शिवलिंग जो होता है, वो छोटा इतनी उंगली के आकार का पार्षद शिवलिंग रखें, और उसके ऊपर 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करके जल डेली चढ़ाएं। चांदी की कटोरी में पार्षद शिवलिंग रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पार्षद शिवलिंग छोटा अंगूठे के आकार का मंगवाएं, अच्छा मिल जाता है, या अच्छे जोरी से लें, पार्षद शिवलिंग लें, चांदी की कटोरी में रखें, उसका कोई भी विष दोष नहीं लगता है, और अपने घर में पूजा स्थान में रखें, और उसके ऊपर डेली जो आपको अगर लगता है पंचगर्भ 5 चीज़ों से स्नान कर सकते, दूध दही घी और शहद और गौमूत्र, इन चीज़ों से आप अगर स्नान कराते हैं, इन चीज़ों से आप स्नान कराते हैं, तो आपका जो है ये चीज़ दूर हो जाएगी। और एक चीज़ और करें, चंद्रमा जब चंद्र ग्रहण हो तो चंद्रमा ग्रहण पे अपना तोला दान जरूर करें। तोला दान करने से आपका ये चंद्रमा जो है वो इसका फल जो है वो आपको मतलब इसका फल जो है वो, क्योंकि उच्च का चंद्रमा है और अष्टम घर में बैठा है, तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपने एक तो पानी के नज़दीक नहीं जाना, समुद्र में नहीं जाना है, पानी के नज़दीक नहीं जाना है, आप पानी के स्विमिंग पूल में नहीं जाएं। किसी होटल में जाते हैं, 5 स्टार में जाते हैं, तो खास करके ध्यान रखें कि आप स्विमिंग पूल में ना जाएं। ये मेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, क्योंकि स्विमिंग पूल में जाना आपके लिए घातक हो सकता है। और मैंने जो आपको ये उपाय बताया, ये बहुत अच्छा उपाय है। आप भोले शंकर की पूजा करें, जिससे मानसिक शांति आपको होगी। मानसिक शांति, चंद्रमा यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता है। अब आते हैं आपके इस भाव के ऊपर। ये भाव आपका भाग्य का भाव है। भाग्य भाव में 8 नंबर वृश्चिक राशि विराजमान है, और इसका मंगल जो है वो यहाँ पे विराजमान है, अर्थात भाग्य भाव का स्वामी जो है विद्या स्थान में विराजमान है। तो इसका मतलब ये है कि आपका भाग्य आपकी विद्या से ही उदय हुआ है या उदय होता है। आपने जो विद्या ग्रहण की, उससे आपका भाग्य जो है वो इसने उदय किया है। अब आते हैं इस भाव के ऊपर, कर्म स्थान के ऊपर। तो कर्म तो आपका अच्छा है, जिसके बृहस्पति ने आपके इसके चंद्रमा को रोक के रखा हुआ, सारी जो चंद्रमा की नेगेटिविटी है इसने आपको रोक के रखा हुआ। अमावस्या के ऊपर अगर हो सकता है तो अमावस्या के ऊपर सफ़ेद वस्तुओं का, चावलों का जरूर दान करें, शिवालय में दान करें, नेत्रालय में दान करें, आपको गरीब जहाँ दिखते हैं उनको दान करें, झुग्गी झोपड़ी वालों को दान करें, चावल दान करें, सफ़ेद वस्तुएं जितनी भी हो सकती हैं उन चीज़ों का आपको दान करना है। और ये शनि से रिलेटेड भी अगर अच्छे फल लेना चाहते हैं तो चावलों के साथ माँ की दाल का आप जो है वो दान जरूर करें। दान करने से बहुत सी चीज़ें, इंसान का सब चीज़ जो है वो दान करने से जो है बहुत सारे अच्छे फल जो है वो प्राप्त होते हैं। कर्म तो आपका बहुत अच्छा है, आप पूजा पाठ से रिलेटेड कर्म जो है वो करते ही रहेंगे, सोच भी आपकी पूजा पाठ वाली रहेगी। अब ये यहाँ इस भाव पे आते हैं। इस भाव में सारे ही ग्रह अच्छे होते हैं, और बुध आदित्य योग बन के विराजमान है, शुक्र भी इसके साथ शनि के घर में विराजमान है, सूरज जो शनि के घर में विराजमान है थोड़ा सा खराब है। डिग्री बुध की कोई बात नहीं, बुध की कम होने के कारण कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य की डिग्री अच्छी है, शुक्र की डिग्री अच्छी है। तो इस भाव में 11वें भाव में कोई भी ग्रह जो है वो खराब नहीं माना जाता है, तो सब फल जो है वो अच्छा ही प्रदान करेंगे। 11वें भाव में सारे ही फल जो है वो अच्छा प्रदान करेंगे। अब ये इसका मालिक यहाँ पे लाभ में स्थान में विराजमान हो गया, तो आपके घर जो बना होगा उससे भी किसी न किसी तरीके से आपको लाभ होगा। अब सूरज जो पंचम का मालिक, शत्रुओं से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि ये शत्रु जितने भी, अगर कोई शत्रु आपके बारे में सोचेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। शुक्र 7वें का मालिक है, तो ये आपको जो कभी जो है वो मतलब ये तो वो अंध का कुआं, मतलब अंधा कुआं इसको बोलते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। दूसरे घर का मालिक ये है, मैंने बोला पराक्रम से भी आपको लाभ होगा। इतनी चीज़ों से आपको लाभ होने वाला है, आपको लाभ ही लाभ होगा, पर आय आप अपनी आय नहीं कमा पाएंगे, लाभ ही लाभ होगा। अब लाभ ही लाभ, पराक्रम से लाभ, आपको मैंने बता दिया शत्रुओं से लाभ, और आपको मैंने बता दिया मोक्ष के इसके जो मोक्ष का करनी जो ये अंधा कुआं है, इससे आपको लाभ होगा। तो और मोक्ष के घर में ये 11 नंबर है, इसका शनि जो है यहाँ विराजमान हो गया है, तो इससे ये तो नहीं है कि मोक्ष जैसे
पूजा पाठ तो आप करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, परंतु इसको खर्चे का भाव बोलते हैं। खर्चे का भाव जो शत्रुओं के घर में बैठ गया है, तो इसका मतलब है कि आपका खर्चा जो है नौकर चाकरों के ऊपर जो है वो ज़्यादा खर्चा होगा। जहाँ पे आप जाएंगे नौकरों के ऊपर जो है वो 11वें भाव का स्वामी यहाँ पे विराजमान होने के कारण तो शत्रुओं के ऊपर भी खर्चा हो सकता है। नौकरों के ऊपर ज़्यादा मैं ये बोल सकता हूँ कि नौकर चाकरों के ऊपर अच्छा है। शनि यहाँ पे अच्छा विराजमान हुआ है, इन घरों में शनि अच्छा माना जाता है, पर चंद्रमा ही आपकी कुंडली का ये जो है एक ग्रह अच्छा नहीं है। अब हम आते हैं आगे कुंडली की विवेचना करने के ऊपर। अब आपकी कुंडली में आजकल जो दशा लगी है वो बुध और गुरु की लगी है, मतलब महादशा बुध की लगी है, जो बुध की दशा 26 में ख़त्म होने वाली है। तो इस दशा तक आप बहुत अच्छा फ़ायदा कर लीजिए। मैंने आपकी कुंडली में देखा है, आपके पति को भी केतु की दशा लगी हुई है और आपको भी 28 से केतु की दशा लगने जा रही है, जो केंद्र का मालिक है केतु। ये केतु भी आप धार्मिक होते जाओगे, आप जितने जितने धार्मिक होते जाएंगे ये केतु फायदा देगा, उससे आपका बृहस्पति भी उच्च होगा। जो आपने फल लेना है, जो लाभ लेना है, जो कुछ भी लाभ लेना है वो 26 तक आप लाभ ले लो। केतु अचानक लाभ देगा आपको, केतु भी लाभ देगा पर केतु अचानक लाभ है, क्योंकि केतु केंद्र में बैठा है। केतु के टाइम में केतु आपकी कुंडली में 7 साल के लिए आता है और 7 साल में 28 से लेकर 33 तक जब आपका ये केतु आएगा आपकी कुंडली में, केतु जो है वो 34 तक रहेगा, केतु के बुध के अंतरे में रहेगा। तब आपने ये मैंने आपको बता दिया 7 साल तक आपने अपने पति के डिसीजन से चलना है। जो आपके पति बोलते हैं या आपके माता पिता बोलते हैं या सास ससुर बोलते हैं, आपने उनका कहना ही मानना है, अपना डिसीजन कोई नहीं लेना, क्योंकि आपका डिसीजन ठीक नहीं होगा। और थोड़ा सा मन भी भ्रमित रहेगा, उसके लिए पूजा पाठ करें। और मैंने बताया है कि नवरात्रों में जा करके आप झंडा जरूर मंदिर में चढ़ाएं, ये 7 साल तक मंदिर में झंडा चढ़ाएं। और 7 साल में दिवाली में जो है वो आप कंबल दान करें। इनसे दान करने से, कंबल दान करने से और गली के कुत्तों की सेवा करने से आपका केतु अच्छा होगा, आपके अंदर विचार अच्छे आएंगे और एक केतु के 7 साल जो है आपको निकल जाएंगे। और मैं आज को आपको लिख के देता हूँ कि ये मेरी वाणी जो है रिकॉर्ड हो रही है और इसमें मैं आपको 100% ये बोल रहा हूँ कि आपका झुकाव इन 7 सालों में भगवान की तरफ हो जाएगा। इन 7 सालों में बहुत अच्छे कर्म करोगे, दान पुण्य भी आप करोगे, मंदिर में झंडे भी चढ़ाओगे, सब चीज़ करोगे, जिसके कारण आने वाली शुक्र की दशा जो है वो आपको बहुत लाभ देगी, बहुत अच्छा भवन दे सकती है, बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। ये अगले आने वाली शुक्र की दशा जो है, मैं अब इस पे चलता हूँ। ये दशा के ऊपर आते हैं, ये विष्णोत्तरी दशा में अब आप देखिए कि आपकी बुध की 17 साल की दशा होगी, केतु की आपकी 7 साल की दशा आएगी, शुक्र की आपकी 20 साल की दशा रहेगी। जो आने वाले में आपके 20 साल की दशा है, लाइफ का बेस्ट पीरियड रहेगा, आपको लाभ ही लाभ होगा, गिफ्ट ही गिफ्ट मिलेंगे, अच्छा ही अच्छा होगा। ये तो आप नोट करिए, गिफ्ट मिलेंगे, गिफ्टों से लाभ होगा। कोई बंदा आएगा आपको गिफ्ट दे के जाएगा, मित्र आएगा वो गिफ्ट दे के जाएगा। तो ये शुक्र जो है वो लाभ भाव में बैठा, आप कमाएंगे तो नहीं, तो आपको लाभ कहाँ से होगा? लाभ तो गिफ्ट से होगा, या पति आपके नाम से कोई संपत्ति खरीद लेंगे, या जो संपत्तियाँ होंगी आपके नाम से बनेंगी, या कोई बिजनेस होगा वो आपके नाम से हो सकता है। बिजनेस आपका नहीं होगा, बिजनेस किसी और का होगा पर आपके नाम से होगा, क्योंकि इस वहाँ में मैंने देखा है ये मंगल जो है इसमें घर में विराजमान है। तो आपको हो सकता है कंसल्टेंसी का काम करे जो आपके नाम से हो, जिसमें इनकम आपको आए, पर आप काम नहीं करोगे, आपको आय आएगी, आपको लाभ जो है वो उसका जो है वो जरूर आपको लाभ मिलेगा। तो ये शुक्र की दशा जो है, मैंने आपके पति की कुंडली भी देखी है, पति की कुंडली में बहुत बड़ा योग है, वो मैंने उनको बताया हुआ है कि वो जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी बन सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप कर्म अच्छा करें। और इस केतु की दशा में जो आपके पति को भी अभी लगी हुई है, आप अपनी कुंडली का जो है वो अपनी कुंडली के हिसाब से भी और पति की कुंडली के हिसाब से भी पूजा पाठ करें, मंदिर में माता के मंदिर में झंडा चढ़ाएं और सत्यचंडी का पाठ भी कराएं, जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आने वाले कुंडली में दोनों का ये जो है वो भाग्य बहुत अच्छा दिख रहा है 7 सालों के बाद, कि ये बहुत आपके पति का तो पहले से शुरू हो जाएगा, परंतु आपका शुरू हो जाएगा, आपका बहुत अच्छा उच्च भवन प्राप्त होगा, बहुत अच्छे गिफ्ट प्राप्त होंगे, बहुत मान सम्मान मिलेगा, गुरु बहुत मान सम्मान देता है, लाभ के भाव में विराजमान है। तो ये थी आपकी कुंडली की विवेचना। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बुध केतु ये चंद्रमा की होरा में है, शुक्र जो है वो होरा में है। आप अपना थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, मानसिक स्वास्थ्य का जो जरूर ध्यान रखें। आपकी कुंडली में भी यहाँ शनि और राहु है, और पति की कुंडली के लिए राहु के लिए आप इस चीज़ का आप एक बार एक काम जरूर करें, जब आपकी अमावस्या आती है तब आप और शांति प्रदान करने के लिए
अपने शरीर से कच्चा कोयला, या आपके जब चंद्र ग्रहण आता है तो आप एक काम करें कि आप कोयले से अपना तोला करवाएं, कच्चे कोयले से अपना तोला करवाएं, या कच्चा कोयला जो है अपने शरीर से अपनी बार नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज निकाल करके अमावस्या के दिन जो जरूर बहाएं। इससे इस खाने की शांति भी होगी और इस खाने की शांति भी होगी, दोनों की शांति होगी। और अगर आपको ज़्यादा ही वो करना है तो सफ़ेद जो जौ हैं, वो जौ जो होते हैं उनको दूध में भिगो के रखें और अमावस्या वाले दिन या इस दिन जो है वो जल प्रवाहित जरूर करें। और अमावस्या वाले दिन तो ये करें जौ जो है वो आप दूध में भिगो के रखें और साथ को जौ और दूध को दोनों को भिगो करें, तो इस खाने का और इस खाने का जो उपाय है वो हो जाएगा। तो आज इस कुंडली के ऊपर ये विवेचना थी। अब मैं आपकी विष्णोत्तरी दशा देखता हूँ। एक चीज़ है, विष्णोत्तरी दशा में आपकी योगिनी दशा में सेकंड फेज में आपको योगिनी दशा में आजकल भद्रिका चल रही है, फिर उल्का चलेगी, 26 से आपको उल्का चलेगी। तो इस समय आपने जब एक बार मेरे से फिर कुंडली की विवेचना करवाने, जब 2026 के बाद, तब मैं आपकी कुंडली के ऊपर फिर विवेचना करूंगा, तो आपको अच्छे से उपाय बताऊंगा। अगर मेरी कुंडली अच्छी लगी हो तो आपके जो अच्छे अच्छे दोस्त हैं आप उनसे शेयर करिए और उनको परामर्श लेने के लिए हमारे से बताइए। अगर मेरी कुंडली बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितनी ज़्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही हमारे मन को संतुष्टि मिलेगी। जय माता दी, धन्यवाद।